इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए लोग। हादसा सुरीर कोतवाली क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास करीब 3:30 बजे हुआ। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार दिल्ली के नागलोई से कानपुर से रसूलाबाद जा रही एक निजी बस में सवार यात्रियों ने लघु शंका के लिए चालक से बस रुकवाई। आपको बता दें कि चालक ने सुरक्षित ग्रीन जोन में बस रोकने के बजाय एक्सप्रेस वे पर किनारे ही वाहन को खड़ा कर दिया। जैसे ही यात्री नीचे उतरकर सड़क किनारे खड़े हुए, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर पहले बस को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि फिर यात्रियों को रौंद दिया। हादसे में औरैया निवासी सोनू, अमर दुबे, बस्ती के देवेश, कन्नौज से असलम, दिल्ली के संतोष समेत 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। आज प्रातः लगभग 3 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 है, वहाँ एक बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, स्लीपर बस है ये। इसके ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी थी और जो सवारी हैं वो शौचालय करने के लिए उतरे थे, तभी पीछे से एक DCM आकर के बस में टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस के आगे खड़े जो लोग थे वो घायल हो गए। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है व एक व्यक्ति घायल है। जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचाररत हैं यहाँ जिला अस्पताल में और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। में तो 2 लोग नॉट डेड आए, यानी एक्सपायर हो गया है और एक घायल है। जो घायल उसकी स्थिति क्या है? उसकी तो बाह में चोट लगी है, बाएं तरफ की बाह में, और बाकी तो सही है, तो सही हो जाएगा। लेकिन 2 एक्सपायर आए थे, वो तो कुल 6 डेथ हुई है इसमें। वो टोटल 6 लोग डेथ हुई है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 88 माइलस्टोन जो यमुना एक्सप्रेस वे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी। कुछ यात्री बस के आगे थे, पीछे से एक DCM आई और उसने टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, मथुरा जिले से जो ये बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा का जो मामला सामने आया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, इस पर क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि देखिए आज यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 88 पर एक दर्दनाक हादसा फिर देखने को मिला है। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बस जो नोएडा से और आगरा की ओर जा रही थी, उस बस के कुछ यात्री लघु शंका के लिए जब रुकते हैं तो उसी समय जो है एक बेकाबू टैंकर ने इसमें टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद जो लोग नीचे खड़े हुए थे उनकी जो है 6 लोगों की मौके पर ही इसमें मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक घायल अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हैं। वो ऑपरेशन थिएटर से अभी निकले हैं। होश में आने पर उनसे हम बात करेंगे कि हादसा क्यों और कैसे हुआ है। तो इस पर जो है अभी वो होश में नहीं थे, तो इसलिए उनसे बात नहीं हमारी हो पाई है। तो इस तरीके से 9 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे ओवर स्पीडिंग यानी
हाई रफ्तार जो है उसका कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए इसमें एक कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी के गठन में कई लोगों को इसमें शामिल किया गया था, कई अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा अथॉरिटी के लोग भी इसमें शामिल हुए थे कि कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट है, कहाँ कहाँ चिन्हित किया जाए, ओवर स्पीडिंग को कैसे रोका जाए। तो उस कमेटी ने पूरी तरीके से मुआयना किया था, पूरे यमुना एक्सप्रेसवे को देखा था और जो ब्लैक स्पॉट थे उनको भी जो है चेक किया गया था, कैमरे चेक किए गए थे। लेकिन जो तेज रफ्तार का कहर है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है और तेज रफ्तार की वजह से आज एक फिर हादसा होता है जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जी बिल्कुल फारूक, क्या लगता है कि क्या एक्सप्रेसवे पर बस रोकने को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो बस थी, यदि यात्रियों को लघु शंका हो रही थी तो उस लघु शंका के लिए ग्रीन जो जोन है उनमें बस को रोका जाना चाहिए, लेकिन ग्रीन जोन में बस को न रोककर कहीं और खड़ा कर लिया गया। इससे हाई स्पीड में जो टैंकर आ रहा था उस हाई स्पीड के टैंकर ने जो नीचे लोग खड़े हुए थे उनमें सब में टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों के चीथड़े उड़ गए, मौके पर अफरा तफरी मच गई, तमाम कुराम मच गया। लेकिन तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और राहत और बचाव कार्य जारी कर दिया गया। और जिस तरीके से हादसा हुआ है, इतना गंभीर हादसा है कि टैंकर और बस के जो है चीथड़े उड़ गए हैं, लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं और बुरी तरीके से टैंकर भी क्षतिग्रस्त हुआ है और बस में भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन 6 लोगों की उसमें दर्दनाक मौत हो जाती है। हम यहाँ जिला अस्पताल पे मौजूद हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे, जब वो होश में आ जाएंगे जो घायल व्यक्ति हैं उनसे हम बात करेंगे। और भी घायल बताए जा रहे हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन हाई स्पीड यमुना एक्सप्रेसवे की नहीं थमने का नाम ले रही है। कैमरे जिस तरीके से लगे हुए हैं वो कैमरे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी। जिस कमेटी का गठन हुआ था उस कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रेषित करी गई थी, तो डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद यहाँ पर आए और जिला अस्पताल में उन्होंने घायलों से बात करी है और 2 डेड बॉडी और यहाँ पर आई थी। 3 लोग यहाँ आए थे जिसमें 2 लोग की मौत हो चुकी थी, एक अभी यहाँ घायल है और जो 6 लोग हैं उनको हम मोर्चरी में पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कमेटी का जो गठन हुआ था और कमेटी ने यमुना एक्सप्रेसवे को देखा था, वो यमुना एक्सप्रेसवे पर रुकने का जो ओवर स्पीडिंग है वो नहीं रुक पा रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये एक गहनता की जांच का विषय है, यानी जांच जो है काफी गहनता से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव कार्य के अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए और उन्होंने इस हादसे पर शोक अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। जी बिल्कुल फारूक, लापरवाही के चलते चालक पर क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए पुलिस जांच में इसमें जुटी हुई है और पुलिस जो है राहत और बचाव कार्य में सुबह से ही जुट गई थी। 2:45 बजे का सुबह का ये हादसा है। पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है। डीएम और एसएसपी ने कहा है कि इसमें जांच की जा रही है और जांच में क्या निकल के आता है, किसकी गलती थी, ये सब जो है जांच का विषय है। लेकिन सबसे प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको समुचित उपचार मिलना चाहिए और जिस तरीके से जो लोगों की मौत हुई है उसके लिए भी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक जांच अब और जरूरी है, गहनता से जांच जरूरी है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे हादसे दर हादसे हो रहे हैं, इस तरीके से इन हादसों को रोका जा सके, ओवर स्पीडिंग पे लगाम लगाई जा सके। यमुना एक्सप्रेसवे पे जो कमेटी थी उसमें भी एक आदेश हुआ था कि ये कमेटी जो है ओवर स्पीडिंग को रोकेगी और देखेगी और उस समय जो है जो बड़े वाहन है, छोटे वाहन है, उनकी स्पीड को भी कम कर दिया गया था। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे अब भी रफ्तार का कहर देखने को आज फिर मिल गया है। जी बिल्कुल फारूक, प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाने की बात कर रहा है?
देखिए, आपको बता दें कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है। डीएम एसएसपी खुद मौके पर पहुंच गए और जिला अस्पताल भी आकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और जो 2 लोगों की मौत हो गई उनके बारे में भी जानकारी करी। यानी कुल 6 लोगों की मौत हुई है, उन सबके बारे में उन्होंने जानकारी करी है। अब प्रशासन जो है, जो कमेटी गठित हुई थी जिसमें यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के लोग भी थे, अधिकारी, और यहाँ जिला प्रशासन के भी अधिकारी थे, खुद एसपी देहात इसमें कमेटी में थे, पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज इसमें कमेटी में थे। तो ये सारे लोग फिर इसकी एक बार जांच करेंगे। तो डीएम चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि इसमें जांच होगी और जांच में क्या क्या चीज निकल के आती है, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे हाई रफ्तार के कहर ने 6 लोगों के चीथड़े उड़ा दिए, तो ये सब अब देखने वाली बात होगी। अब जिला प्रशासन जो है कितनी मुस्तैदी से अब इस पर काम करता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे एक दुर्घटनाओं का एक्सप्रेस वे बन गया है और यहाँ पर जो 16 दिसंबर को बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था, वही हादसा आज जो है देखने को फिर मिला है। जी बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी दर्शकों को साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर वाराणसी से है, जहां आज होने वाले T20 मुकाबले को लेकर काशी में क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में खास उत्साह देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि भारत की जीत की कामना के लिए गंगा घाटों और प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और आरती का आयोजन किया गया। नमामि गंगे अभियान से जुड़े सदस्यों ने स्थानीय लोगों और बटुकों के साथ मिलकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने मां गंगा से देश की टीम को विजय दिलाने की कामना की। पूरे शहर में देशभक्ति और खेल भावना का अनोखा संगम देखने के लिए मिला। T20 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में भारत के पहले मुकाबले से पहले काशी में भी क्रिकेट का रंग चढ़ गया है। आपको बता दें कि वाराणसी के एक निजी स्कूल में बच्चों में टीम इंडिया को लेकर खासा जोश नजर आया। बच्चों ने अपने गालों पर तिरंगे की पेंटिंग बनाई और हाथों में ट्रॉफी के प्रतीक के साथ देशभक्ति गीत गाए। इस आयोजन के जरिए बच्चों ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और जीत का संदेश दिया। बच्चों का कहना है कि उन्हें टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें हैं और वे भारत को वर्ल्ड कप जिताते देखना चाहते हैं। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और क्रिकेट प्रेम की झलक साफ दिखाई दे रही है। आज हमने, क्योंकि आज T20 विश्व कप का मैच वानखेड़े मुंबई में शुरू होने जा रहा है और अमेरिका के साथ है, हमने यहाँ बाबा विश्वनाथ जी से और माँ गंगा से गुहार लगाई है, प्रार्थना की है, क्रिकेटरों के तस्वीर लेकर, राष्ट्रध्वज लेकर, क्रिकेट किट लेकर, कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो प्रत्येक मैच जीते और भारत विश्व कप जीतकर हमारे 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनको खुशी प्रदान करे। और हम निरंतर बाबा भोले से और माँ गंगा से प्रार्थना करते रहेंगे कि काशी की जो आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ से जो एक प्रार्थना की गई है उन तक पहुंचे और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम सदैव प्रत्येक मैच में विजयी होते रहे और प्रत्येक खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे। हमने यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए माँ गंगा की आरती उतारी है और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना की। सर, इंडिया की टीम के लिए कर रहे हैं कि वो कल फील्ड में जाके मैच खेले और फिर जीत कर ही आए। बच्चों के अंदर बहुत जोश है, स्पेशली क्रिकेट वैसे भी हमारा सबसे फेवरेट गेम हो चुका है। बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ियों में ढूंढते हैं, उनको लगता है कि मुझे सूर्या बनना है, मुझे ईशान किशन बनना है, अभिषेक शर्मा बनना है। तो बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है और भारत की जीत को लेके ये बहुत उत्साहित हैं। इनके पास हम लोग से ज्यादा अपडेट्स हैं कि कौन क्या रन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों को उत्साहित करने का बहुत बड़ा मौका है और ये बहुत उत्साहित भी हैं। आज हम लोग चेयर अप कर रहे हैं अपनी टीम भारत के लिए और कल का मैच जीतने के लिए। क्या लगता है कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा भारत की? परफॉर्मेंस तो इंडिया ही देगी और इंडिया में सबसे ज़्यादा उम्मीद सूर्य कुमार यादव से है हमारी। क्या लगता है इस बार कप आएगा? कप तो बिल्कुल आएगा।
फिलहाल खबरों में इतना ही, जल्द मिलते हैं। तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिली है, नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि समझौता लागू होने के बाद जेनेरिक दवाओं, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे भारतीय उत्पादों पर रियायती टैरिफ मिलेगा। साथ ही साथ स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों में भी भारत को राहत देने का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कुकिंग कोल खरीदने का इरादा जताया है। इसके साथ ही दोनों देश तकनीकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू और अन्य उन्नत तकनीकी उपकरण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर होगा। पीएम राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम की मलेशिया की ये तीसरी यात्रा है। इससे पहले 2015 और 2018 में उनके दौरों ने द्विपक्षीय सहयोग को बहुत मजबूती दी थी। 2024 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। पीएम का ये दौरा आसियान क्षेत्र के साथ सहयोग में विस्तार की दिशा में भी बेहद अहम कदम है। पीएम वहां पर भारत मलेशिया सीईओज फोरम में मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मलेशिया में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। वहां बसे 29 लाख भारतवंशी दोनों देशों के संबंधों की डोर को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है और इसमें जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के निराधार और निरर्थक आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन वो दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित शीर्ष सैन्य और पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जहां शाह ने क्षेत्र को जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए हर संभव संसाधन देने का आश्वासन दिया। इससे पहले गृह मंत्री ने कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और बीएसएफ की चौकियों पर जवानों के साथ समय बिताते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया और जवानों के कल्याण के लिए 242 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। शाह का ये दौरा हाल ही में सफल हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों के मद्देनजर सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद का हिस्सा है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वे सुरक्षा और विकास से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज रात 8 बजे रायपुर के होटल में फेयर में वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अपने इस दौरे में गृह मंत्री 8 फरवरी को नक्सल समस्या पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऑर्गेनाइजर के राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दौरे के आखिरी दिन 9 फरवरी को शाह जगदलपुर में बस्तर पांडु महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे।
और ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया अग्नि 3 का परीक्षण भारत की सामरिक क्षमता और रक्षा तैयारियों को और मजबूती देगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि सत्ता में लौटने पर बीएनपी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश के मित्र हो सकते हैं लेकिन कोई मास्टर नहीं होगा। पार्टी ने स्वतंत्र, आत्मसम्मानपूर्ण और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति अपनाने का संकल्प दोहराया है। बीएनपी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध मजबूत करने और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही है। आर्थिक कूटनीति पर विशेष जोर देते हुए बाजारों, व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से विदेशी निवेश, तकनीक का हस्तांतरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। साथ ही साथ श्रम और प्रवासन कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमाई संरक्षण और पड़ोसी देशों और मुस्लिम जगत के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। बात करें खेलों की तो आज से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अपना खिताब बचाने की शुरुआत आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उतरने के साथ करेगी। भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से होगा। शाम 7:30 बजे से दोनों टीमों के बीच मैच शुरू होगा। भारतीय टीम विश्व कप जीतने की सबसे दमदार दावेदार है, तो वहीं अमेरिका उलटफेर में माहिर है। टीम इंडिया और अमेरिका के बीच सिर्फ एक T20 मुकाबला हुआ है जहां भारत के खाते में जीत आई है। अब तक इतिहास में कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की कोशिश खिताब बरकरार रहे, इस पर रहेगी। और भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से मात दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। ये अंडर 19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 175 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए। यह अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में सर्वोच्च निजी स्कोर रहा। वहीं उन्होंने यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। कप्तान आयुष महात्रे ने 53 रन की पारी खेली। अभिज्ञान कुंडू ने 40 और कनिष्क चौहान ने 37 रनों का योगदान दिया। 412 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 311 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से फाल्कनर ने 115 रन की पारी खेली, तो वहीं बेन डॉकिंस ने 66 रन बनाए। भारत के लिए RS अम्बरीश ने 3 और दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।